नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास इन द अर्ली सोसाइटीज। जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अर्ली सोसाइटी। सेवरल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ऑकर इन द 600 BC टू 600 CE। देखिए, महाजनपद पीरियड इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का ऐसा टाइम था जब पहली बार इंडियन हिस्ट्री में हमने बड़े बड़े डायनेस्टीज उभरते हुए देखे, और साथ ही साथ हमें मोनार्की और ओलिगार्की जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी देखने को मिला। और यह एक ऐसा टाइम पीरियड था जब व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से भारी मात्रा में विदेशी जो गोल्ड कॉइन्स थे वो भारत में आए, खास करके रोमन कॉइन। और सेकंड पॉइंट क्या है, दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एज वेल। सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस सोसाइटी में भी बदलाव लाने का काम करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टू फॉरेस्ट एरिया ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलर्स। जब एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार होने लगा, जो लोग जंगलों में रहा करते थे जैसे कि वनवासी लोग, या तो वो समाज के मुख्य धारा में आके जुड़ गए या तो उनको वह जगह छोड़नी पड़ी। देखिए, ऐसा इसलिए भी था, जो फॉरेस्ट डिवेलर्स थे वह अपनी जीविका हंटिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से चलाते थे। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब यह होता है, जो फॉरेस्ट डिवेलर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया लैंड होता है को साफ करते हैं ताकि वो वहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कर सके, और जब बाद में वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उस जगह को बैरन छोड़ के वापस चले जाते हैं किसी नए जगह की तलाश में। इसे ही हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि वह किसी एक जगह पर्टिकुलर नहीं रुका करते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर लैंड का एक्सपेंशन होने लगा तो उन्हें अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हनी, गम और बी वैक्स जैसी चीजों को एक्सपोर्ट करने लगे, क्योंकि यह वो सारी चीजें थी जो कि जंगलों में खास करके मिला करती थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर लैंड का एक्सटेंशन होने लगा तो उन्हें अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे हनी, गम और बी वैक्स जैसी चीजों को एक्सपोर्ट करने लगे। ये वो सारी चीजें थी जो आसानी से फॉरेस्ट में मिल जाया करती थी, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़े जा रहे थे, और हनी, गम और बी वैक्स जैसी चीजें जंगलों में आसानी से मिल जाया करते हैं। अब वो इन्हीं सब चीजों को एक्सपोर्ट कर अपने जीविका को चलाते थे। इस तरह से वो लोग मेन स्ट्रीम में आके सोसाइटी के जुड़ गए थे, जिससे उनके जीवन में काफी बदलाव आया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन मर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। कुछ शिल्प विशेषज्ञ जो थे वो आपस में मर्ज होके एक कम्युनिटी या एक सोशल ग्रुप बनाते थे। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि जो कुम्हार होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द आर्ट ऑफ पोट्री। उनका काम मिट्टी के बर्तन बनाना होता है। कुम्हार है या एक तरह की कम्युनिटी है। और दूसरा एग्जाम्पल ले तो बनिया या एक वैश्य कम्युनिटी है, जिसका मुख्य काम होता है व्यापार करना, या वो बैंकर होते थे या फिर मनी लेंडर्स होते थे। ठीक है, एक तरह का सोशल ग्रुप था जो कि अपने अपने कामों में काफी माहिर हुआ करता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंसेस। समाज में काफी मतभेद आ गया था वेल्थ के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एविडेंस मिलते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग थे जिनके पास की भी जमीनें नहीं होती थी, और दूसरी तरफ हमें लार्ज लैंड ओनर्स जैसे विलालर्स और श्रेणीज या कि समंथास का जिक्र मिलता है, जो कि बहुत धनी हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिस्टोरियंस यूजेस टेक्सचुअल रिकॉर्ड टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस। एग्जांपल में इंस्क्रिप्शंस एंड सेवरल टेक्स्ट। अब इन सोशल चेंजेस को समझने के लिए इतिहासकारों ने कुछ रिटन रिकॉर्ड्स और इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है महाभारत। देखिए, महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यह एक काव्य ग्रंथ है जो कि हिस्ट्री में स्मृति कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब होता है टू रिमेम्बर। अगर महाभारत के ऑथर की बात करें तो इसे महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। यह अपने आप में ही एक धार्मिक, पौराणिक और दार्शनिक ग्रंथ है, और विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है, जो कि हिंदुइज्म का वन ऑफ द मेन टेक्स्ट है। तो इसके हम पहले पॉइंट के बारे में चलिए देखते हैं। रनिंग एपिक ओवर 1 लाख वर्सेस विथ डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक छंद है। ठीक है, 1 लाख वर्सेस, जो कि वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज के बारे में बताता है महाभारत के टाइम पीरियड में। देखिए, इतिहासकारों ने इस महाकाव्य की मदद से एंसेंट इंडिया में जो डिफरेंट सोशल कैटेगरीज थी, उनके नॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने महाभारत टेक्स्ट को पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ओवर 1000 ईयर 500 BC ऑनवर्ड। इसको कंपोज करने में अराउंड हमें 1000 साल लगे थे, और यह अराउंड 500 BC के आसपास इसको कंपाइलेशन टाइम पीरियड है, और उसके बाद में भी यह कंपाइल धीरे धीरे होता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रल स्टोरीज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है वो वॉर बिटवीन 2 कजिन्स, जो कि पांडवास और कौरवास के अराउंड रिवॉल्व करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इज ऑल्सो कंटेन सेक्शंस लाइंग डाउन नॉर्म्स, बिहेवियर्स, वेरियस सोशल ग्रुप्स। और साथ ही
साथ सोसाइटी के सोशल बिहेवियर नॉर्म्स के बारे में भी जानने का मुख्य स्रोत है महाभारत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत के बारे में। देखिए वेरियस स्कॉलर्स ने मिलकर महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार किया था। ठीक है, एडिशन का मतलब हिंदी में हम संस्करण कहते हैं। एंसेंट इंडिया के डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर और उनके अलग अलग सोशल नॉर्म्स और बिहेवियर्स के बारे में पढ़ने के लिए। यह एक एम्बेसियस प्रोजेक्ट था जो कि 1919 में वीएस सुथांकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, 1919 में लीडरशिप ऑफ वीएस सुथांकर, इन्हीं के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें वेरियस स्कॉलर्स ने एक साथ मिलकर महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को देश के अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट में से वो कॉमन वर्सेस थे या ऐसे वर्सेस जो सारे टेक्स्ट में कॉमन थे, उसे कंपेयर करके उसकी स्टडी करेंगे। टीम वर्कड आउट मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन, और फिर सभी कॉमन वर्सेस को कंपाइल करके पब्लिश किया गया जो कि 13,000 पेजेस का था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उन्हें अराउंड 47 ईयर्स लगे हुए थे और जो उन्होंने पब्लिश किया सेवरल वॉल्यूम्स में वो अराउंड 13,000 पेजेस के थे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि टू थिंग बिकम अपेरेंट। ठीक है, उन सभी कॉमन वर्सेस को कंपाइल करने के बाद उन्हें दो चीजें स्पष्ट हुई। वो थी दो चीजें क्या थी, जिसमें से पहली थी कि सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। संस्कृत वर्जन की जो स्टोरी थी वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में सामान्य मतलब कॉमन मिलती है, चाहे वो कश्मीर या नेपाल में हो, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, या फिर केरला और तमिलनाडु में हो साउथ इंडिया की बात करें तो। और दूसरी चीज क्या थी, एनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस आल्सो एविडेंट इन द वे इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी। जैसे जैसे टेक्स्ट या वो स्टोरी ट्रांसमिट हुई है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसमें काफी रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं और ये चेंजेस समाज को आकार देने वाली जटिल प्रक्रिया को दर्शाती है। देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उसका मतलब है जटिल प्रक्रिया, और जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज इन टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं इनमें संघर्ष मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ सर्वसम्मति भी शामिल है, मतलब लोग कहीं ना कहीं एग्री भी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।